हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पोलराइड कनेक्शन। और बहुत टाइम बाद फिर से हम लोग आपके सामने हैं एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट वीडियो को लेकर, इस चैनल के आगे के फ्यूचर को लेकर। और आप लोगों से काफ़ी सारी बातें हम लोगों को करनी है, तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। तो एक आम आदमी की लाइफ में क्या होता है? पढ़ाई, घर, शादी, गाड़ी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और थोड़ा पढ़ने के बाद और स्पेशली इंजीनियरिंग की तैयारी करने के बाद पैशन भी आ ही जाता है। आमतौर पर ज़िंदगी ऐसी ही चलती है ना। वैसे तो हम भी काफ़ी आम ही हैं, पर पहले से बने इस ढांचे में गढ़ना हमें मंजूर नहीं था। इसलिए भी शायद 9 to 5 जॉब करना, हर रोज़ मुखौटे पहनना, हर मोमेंट किलस कर जीना, खुद से झूठ बोलना, दूसरों की जी हजूरी करना, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो अब जब हमने ये डिसीजन ले ही लिया है, तो अब या तो आर या पार। तो हम दोनों ही काफी ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल लोग हैं, और ये हमारे काम में भी रिफ्लेक्ट होता है। पर लाइफ की गाड़ी इमोशंस पे तो चलती नहीं है, इसमें रैशनैलिटी का फोर्स भी लगाना पड़ता है। तो हमारे छोटे से दिमाग को इस सारे ज्ञान से भरने के बाद और चीजों को तोड़ने मरोड़ने और समझने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज आखिर हैं क्या। तो सबके लिए ये चीज अलग हो सकती है, बट हमारे लिए थी हमारी फैमिली और हमारा पैशन, जो कि हमें एक हैप्पी और पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रखती है। तो अब क्या, बस इन दोनों चीजों को ही बैलेंस करना था। हमारे लिए यहाँ ये बताना और जताना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये डिसीजन ले पाना हमारे लिए एक प्रिविलेज है, और 2 वक्त की रोटी और सर पर छत, ये दोनों जुगाड़ने में ही एक आम आदमी की ज़िंदगी बीत जाती है। और ये हमने अपने एक ट्रैवलॉग अनवाइंडिंग फेथ इन कोलकाता में भी कहा था। पर हमारे पेरेंट्स की वजह से ही आज हम इतना मेजर और इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ में ले पाए हैं। अगर शुरू से शुरू करें तो फिल्म मेकिंग का कीड़ा पुरु को काफ़ी पहले से काट चुका था, जैसा कि मुझे राइटिंग का। और डॉक्टर ने ये साफ जवाब दे दिया था कि अब इस चुल की कोई दवा नहीं है। तो जब हम 8 साल पहले मिले, तो बावजूद इसके कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं थी, पर पुरु से मुझे भी लग गई। 8 साल पहले जब हम डीडी के इंटर्नशिप में मिले, तो हमें इश्क हुआ फिल्मों और आर्ट से, जो वक्त बे वक्त नज़मों में बयां किया गया। उफ, ये राइटर और पोएट का कीड़ा अंदर से जाता ही नहीं। हम मिलने लगे और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा, पर एक दूसरे की देखी गई फिल्मों से। जब हम मिलते तो पुरु का सवाल ये नहीं होता कि कल तुमने क्या करा था, बल्कि ये होता कि क्या तुमने ये फिल्म देखी है। और जवाब हाँ होने पर उसकी आंखों की चमक, भाई साहब, वो निरमा की सफ़ेदी से भी ज़्यादा होती। तो अब हम दोनों कॉलेज में रहकर ही इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाने का सपना देख रहे थे। कुछ शुरुआत तो हमने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री 500 लिटिल लाइव्स और अपनी पहली फिक्शन आवरण से ही कर दी थी। लेकिन हाँ, पहली डॉक्यूमेंट्री को उसका अंजाम भले ही 4-5 साल बाद मिला, पर ये कहानी बाद में। तो हमारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स डिले होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि हमने इस इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को खुद से ही सीखा और समझा। हम दोनों ने ही मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज तो किए थे, बट उन कोर्सेज में आप सबको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस फिल्म मेकिंग को ही दी जाती है। तो सबसे बड़ा एक ड्राइविंग फोर्स ये भी था कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं कोटा के फेलियर का भी प्रेशर था, और ये चीज़ वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो कि कोटा में रह के आए हैं 2 साल की। उनके ऊपर उनके पेरेंट्स जो है, जनरली जो बच्चे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी लिया था, देन मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी है कि अब तो ये बिल्कुल नहीं करना, मैं इससे कहीं मतलब कुछ और ज़्यादा के लिए बनाऊँ। मुझे उस सिर्फ एक बोलते हैं ना, सो कॉल्ड एक कन्वेयर बेल्ट में उस पे प्लेस नहीं होना है कि बस एक प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो मुझे नहीं बनना था। ये सब चीज़ें मुझे समझ में आती थी, पहले से भी आने भी लगी थी। देन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के फर्स्ट सेमेस्टर में मैं मास कम्युनिकेशन कर सकूँ। उससे मैं इंट्रोड्यूस हुआ, मेरा फ्रेंड था, तो मैंने वो चूज़ किया क्योंकि मेरा इनिशियली कॉलेज से ही सिंगिंग, क्रिएटिव फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। इनफैक्ट मेरे घर में भी अगर ओवरऑल मिलाया जाए तो सब ऑलमोस्ट क्रिएटिव फील्ड में ही है, बट इस चीज़ की क्लैरिटी अभी भी नहीं थी कि एग्जैक्टली क्या करना है। बट प्रेशर जरूर था कि हाँ, प्रूफ करना है, और इस प्रेशर ने मुझे वो टिपिकल कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने से ज़रूर रोका। और हालांकि मुझे उसका कुछ रिग्रेट भी नहीं है, बट मुझे पुश ज़रूर करा फिल्म मेकिंग के इंटेंस प्रोसेस को समझने के लिए। और इस वक्त मेरे और पूजा के अलग अलग कॉलेजेस में होने के बावजूद भी हम लोग, वो भी कहीं ना कहीं और मैं भी कहीं ना कहीं, हम दोनों ही ये समझ रहे थे कि जर्नलिज्म जो है वो हमारे लिए नहीं है, वो फील्ड नहीं है जिसमें हम अपना सच समझ पाएँ, जान पाएँ और उसको लोगों के साथ शेयर कर पाएँ। और इसी बीच में फिल्म मेकिंग हमें कहीं ना कहीं इस सच को समझने में और भी ज़्यादा मदद करने लगा था। हज़ारों लोगों की तरह हमारी रिलेशन में भी
काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस और इनसिक्योरिटीज़ का बोझ था। पुरु एक आम कॉलेज स्टूडेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कमा रहा था। प्रोफेशनली उसकी लाइफ में काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एकेडमिक्स के विशेष जंजाल में फंस रही थी। 2016 से 2018 में जहां पुरु अपने मास्टर्स की क्लासेस मिस करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा था, वहीं कहीं ना कहीं जेएनयू में सिनेमा और थिएटर की क्लासेस में मैं किताबी ज्ञान बटोर रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस, वो पॉलिटिकल नॉलेज हमें आगे काम नहीं आई या आगे काम नहीं आएगी, पर कहीं ना कहीं वो थ्योरी की क्लासेस, स्पेशली सिनेमा की क्लासेस, हमें प्रैक्टिकलिटी और एक्सपीरियंसेस से दूर रख रही थी। जितना दुख मुझे उस वक्त जेएनयू में एमफिल पीएचडी के एडमिशन ना होने से हुआ था, आज शायद उतनी ही खुशी है, क्योंकि अगर वो हो जाता तो आज जो भी मेरे पास और मेरे साथ है शायद वो नहीं होता। खैर, कॉलेज खत्म हुआ और उसके साथ ही घर से आने वाले पैसे भी। तो सर्वाइवल के लिए आम तौर पर बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही मैं भी कॉर्पोरेट स्लेवरी में लग गई। दूसरी तरफ पुरु काफ़ी प्रेस्टिजियस कंपनीज के साथ काम करने लग गया था, जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली काफ़ी फुलफिलिंग थी, लेकिन क्रिएटिव वाइज शायद थोड़ी कम। पर कहते हैं ना कि लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़, और कोई भी कोचिंग क्लासेस आपको लाइफ की इन अनसर्टेनिटीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता। ऐसा ही एक शॉकिंग इंसिडेंट था पुरु के पापा का एक्सीडेंट। हम एक एक्सट्रीम फन जोन में थे जहाँ पे आगे का हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं था, पर इस एक्सीडेंट ने हम दोनों का ही कोर हिला दिया था। पुरु को ऐसे स्टेट में देखना, रोड पे चलते चलते अचानक ही जोन आउट हो जाना, रात में नींद में चिल्लाना, शायद ये अब तक का हमारा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ था। इस बात का मलाल मुझे हमेशा रहेगा कि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, पर कहीं ना कहीं इस बात की संतुष्टि भी है कि मैं कुछ टाइम उनके साथ बिता पाई, उनको जान पाई, उनको मिल पाई, उनकी पॉजिटिविटी ले पाई, और उन छोटी 4-5 मुलाकातों में ही मैंने उनकी पॉजिटिविटी, उनकी ह्यूमिलिटी और उनके कॉन्फिडेंस को समझ पाई। मेरे पापा ही नहीं थे, ना जाने कितनों के लिए वो एक फादरली फिगर थे। उनका दूसरों को पहले रखना, उनकी ह्यूमिलिटी, उनका बिना टाइम देखे दूसरों की मदद करने के लिए पहुंचना, बिना जाहिर किए सामने वाले के दुख को समझ जाना, उनका मेरी नज़रिए में और समाज के नज़रिए में भी एक सेंट फिगर होना, ये कहीं ना कहीं मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा था। और मैं ये सब सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो मेरे पापा थे, बट ये चीज़ सिर्फ उनके कहने में नहीं दिखती थी, ये उनके करने में बहुत ज़्यादा झलकती थी। हर दिन न्यूज़पेपर्स में देखना उनकी फ़ोटोज़, और हर दिन किसी ना किसी का अच्छा होना उनके थ्रू, उनकी पोजीशन के थ्रू, तो वो चीज़ एक परमानेंट मार्क बनाती है। और सबसे बड़ी बात, उनके मुंह से कुछ ना सुनना, सिर्फ दूसरों के मुंह से ही सुनना। पापा सब संभाल लेंगे, जैसा कि वो हमेशा संभालते ही आए हैं। पापा का सपोर्ट, सर पर उनका हाथ, उनका बिना कहे इतना कुछ कह जाना, उनका ये जताना कि भरोसा है उनको मुझ पर, मेरे काम पर, उनके सपोर्ट का ये प्रिविलेज शायद उस वक्त ना समझा हो, पर लाइफ के इस थप्पड़ ने मुझे सब कुछ समझा दिया। मैं काफ़ी वक्त तक सुन ही था, अब यहाँ से लाइफ में कैसे, कहाँ और किधर जाना है, ये सब समझने के लिए भी दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका था। इस पेन के सामने मुझे नहीं लगता कोई और पेन बड़ा हो सकता है, कोई और स्ट्रगल हो सकता है। पापा जितना नहीं, पर थोड़ी भी समझ जो लाइफ के बारे में है, लाइफ की फिलॉसफी है, और थोड़ी भी ह्यूमैनिटी जो मुझ में आई है, वो मुझे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, उनसे विरासत में मिली है। और वही शायद मुझे पुश भी करती है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहने के लिए, जो मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। अपनी एग्जिस्टेंस सब खुद बनानी है, इस चीज़ की क्लैरिटी थी मुझे, लेकिन इस इंसिडेंस के बाद ये चीज़ और भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई। खैर, लाइफ रुकती नहीं और वो रुकी भी नहीं, तो हमने अपने बिखरे टुकड़ों को समेटा और आगे बढ़ गए, और कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई को ढूंढने में लग गए। पुरु काफ़ी क्लियर था कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, पर कहीं ना कहीं 7-8-9 महीने कंटेंट राइटिंग की जॉब करने के बाद मुझे मुंबई जाने का पागलपन सवार हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि इस टाइम पर हम रिस्क ले सकते हैं, अभी ये रिस्क लिया जा सकता है। पर जो रिस्क हम नहीं ले सकते थे वो थे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का रिस्क। तो बस क्या, 8 मार्च 2019 को हम थे दिल्ली से मुंबई की ट्रेन में सवार। मुंबई हम इस एक्सपेक्टेशन से गए थे कि हाँ, अब तक काफ़ी काम कर लिया है, एक एक्सपीरियंस हो गया है,
एक डिसेंट सेविंग भी हो गई है, तो अब एटलीस्ट वहाँ पे जाके सरवाइव करने में और काम मिलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरा कजिन जो कि उस टाइम पर एक ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड यूट्यूबर और म्यूजिशियन था और मुंबई में ही कुछ टाइम से रह रहा था, और उसके साथ ही पहुंचे हम उसके फ्लैट, हमारी बैटलफील्ड से कोसों दूर नए गांव में उम्मीद नहीं थी, शहर नया था, सपने नए थे और स्ट्रगल्स भी। काफ़ी टाइम तक हम लोगों को कुछ काम नहीं मिला था, ऑलमोस्ट 2-3 महीनों तक पूजा को भी जॉब नहीं मिली थी। मुंबई की खास बात यह है कि वहाँ पे लोगों को फ्री का लेबर बहुत पसंद है। हम पैसे भी नहीं देंगे, हम काम भी लेंगे और सोने पे सुहागा हम ये भी जताएंगे कि आपको काम करना नहीं आता। अपनी इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए मैं तो तैयार नहीं था। काम हो ना हो पर मेरे पास डिटर्मिनेशन थी और खुद की और अपने काम की वैल्यू मैंने सही तराजू में तोल रखी थी। यही मैं एक खूबसूरत सी पैकिंग में अपने सपनों को बंद कर भयंदर की खाड़ी में फेंक रोज़ लोकल ट्रेन के धक्कों के मज़े ले रही थी। उस भीड़ और नौकरीचारी की दौड़ में मैं ऐसा भाग रही थी कि कहीं ना कहीं पीछे छूट गई मेरी ख्वाहिशें, मेरे ख्वाब, मेरी असलियत और मेरे सपने। और 24 की होकर भी मैं 48 सा महसूस करने लग गई थी। मेरा डेजिग्नेशन तो राइटर का ज़रूर था, पर मैं ऐसा कुछ क्रिएटिव काम वहाँ नहीं कर रही थी, और ये मुझे तब भी नहीं, काफ़ी साल बाद एजेंसी टू एजेंसी शिफ्ट करने के बाद रियलाइज़ हुआ। तो इसी तरह बार बार गिरे, खुद ही उठे तो लगा कि सारी सेविंग्स ही कहीं मुंबई में सरवाइव करने में ही ना निकल जाए, तो उसका एक बहुत बड़ा फियर भी होने लगा। तो हिम्मत करके उसके बाद अपनी सारी सेविंग से मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा कैमरा लिया, सोनी A7 III। और उससे पहले जो भी मैं कैमराज यूज़ करता था अपने प्रोफेशनल शूट्स में, वो रेंटेड कैमरा होते हैं, मुझे नीड भी नहीं लगी। और उससे पहले कॉलेज में जो मेरे पास था वो काफ़ी आउटडेट हो चुका था, वो था कैनन का 600D। मुझे आज भी बहुत क्लियरली याद है बोरीवली का वो सोनी का स्टोर, जहाँ से मैंने अपना सोनी अल्फा कैमरा लिया था, जिस पे हम अभी भी शूट कर रहे हैं। वो विजुअल, वो फीलिंग मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरा हाथ कांप रहा था उस चेक को साइन करते वक्त, क्योंकि सारी सेविंग जो थी वो जाने वाली थी। और कैसे पूजा ने धीरे से अपना हाथ और अपना साथ मेरे हाथ के ऊपर रख दिया था, बिना कुछ बोले ही। कभी कभी हम कितना कुछ बोल जाते हैं, ये मुझे उन कुछ छोटे छोटे मूवमेंट से रियलाइज़ हुआ। मुझे याद है उस डिसीजन को लेने से पहले भी एक रात पहले हम लोग बहुत रोए, सब कुछ करा, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैम्बल ही था। उसके आगे कैसे सरवाइव होगा, क्या सर्वाइवल के रुपए बचेंगे, वो कुछ भी नहीं था तब तक। बट एक रिलीफ ये था कि तब तक पूजा की जॉब एटलीस्ट लग चुकी थी, तो ये था कि हम खाना पीना ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हैं। पूजा से मैंने बहुत कुछ सीखा है, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना, नेगेटिविटी को लेट गो करना, और कैसे ग्राउंडेड रहना है। कितनी ही लड़ाइयाँ, कितने ही अचीवमेंट्स, कितने ही लोज। शादी से पहले के 7 साल में हम एक अरसा सा जी चुके हैं। अरे बस ये कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, अभी तो काफ़ी ट्विस्ट आने बाकी हैं। और हमारी लाइफ में बाकी काफ़ी लोगों की तरह एक बड़ा ट्विस्ट था लॉकडाउन का। जब सब रुक गया, लाइफ थोड़ी थम गई, जलंधर से हिमालय दिखने लगा, नेचर हील करने लगी, भाई साहब यमुना तक पॉल्यूशन फ्री हो गई थी। तब हमारे दिमाग का भी थोड़ा पॉल्यूशन कम हुआ, तो हमने बनाया अपना पहला यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट टेल्स। इसी दौरान जो हमारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री, जो हमने शायद 4-5 साल पहले कॉलेज डेज में शूट की थी, 500 लिटिल लाइव्स, उसे भी एडिट करा। पर्सनल उतार चढ़ाव के साथ एक चैलेंज ये भी था कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें। हम शूट तो काफ़ी कुछ कर लेते थे, पर उसका स्ट्रक्चर करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, एडिट करना, ये सब एक साथ करना हम दोनों के लिए काफ़ी भारी पड़ रहा था। तो पुरु ऑलरेडी अपनी सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन पर काम कर रहा था, पर स्क्रिप्ट राइटिंग, स्ट्रक्चरिंग, वो भी उसे ही मुझे समझानी पड़ रही थी, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मुझे प्रायर कोई एक्सपीरियंस था नहीं, और जितनी भी नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं मैं पुरु से ही गेन कर रही थी। बीते साल ही हमने अपनी अब तक की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्री मृत्यु देवी महाकाली का भी शूट करा था। मैंने अब तक इतने बड़े लेवल का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं उठाया था, उस पर काम नहीं किया था, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतना बड़ा डाटा, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट देखकर ही मैं कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरवेल्म हो गई थी। लेकिन अगम हमारे साथ था, और उसका हार्डवर्क, डेडिकेशन देखकर हम दो डीमोटिवेटेड लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को और क्या ही चाहिए होता है, थोड़ा सपोर्ट, थोड़ी मोटिवेशन और थोड़ी इंस्पिरेशन।
मृत्यु देवी महाकाली में हमारे कई दोस्तों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि उस टाइम पे हम एक ग्राफिक डिज़ाइनर या वीओ आर्टिस्ट हायर करने के लायक तो नहीं हुए थे। और उस डॉक्यूमेंट्री पे जो कमेंट्स आए हैं, लोगों ने हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो एडिटिंग हो, राइटिंग हो, विजुअल्स हो, म्यूज़िक हो, हर चीज़ की तारीफ़ की है और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मोटिवेशन का फ्यूल भर देता था। अब ये कोई बॉलीवुड की 90s की पिक्चर तो नहीं जो कि एक लीनियर फॉर्मेट में चले। तो शादी के पहले के 7 साल हमने साथ में बहुत कुछ ट्रैवल और एक्सप्लोर किया। और हम वो ट्रैवलर्स भी नहीं थे जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए घूमते हों। उस वक्त सिर्फ हम अपने लिए ही घूमते थे। घंटों हम वादियों में बैठते, बातें करते, लाइफ को समझते और पीस को एंजॉय और अप्रिशिएट करते हैं। और इसी वजह से हमने कभी उन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट भी नहीं करा। कांगड़ा, मैक्लोडगंज, सतारा, पुणे का वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सब चीज़ें हमने साथ में ही एक्सप्लोर करी। पर जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद लाइफ की और क्लैरिटी आई, थोड़ा हमें यूट्यूब के बारे में और समझ आई, तो हमने अपने एक्सपीरियंसेस को वीडियोस के थ्रू यूट्यूब पे शेयर किया। और इसीलिए हमारी वीडियोस अनवाइंडिंग फेथ इन कोलकाता, रीराइटिंग रिचुअल्स इन ऋषिकेश, राजघाट ए जर्नी टूवर्ड्स इनर सेल्फ और हमारी पहली डॉक्यू सीरीज बनारस इन मेकिंग भी बन पाई। और हर इन छोटी बड़ी जगहों को हमने अपने नजरिए से ही एक्सप्लोर और शूट किया। A writer needs a pen, an artist needs a brush, but a filmmaker needs an army. फिल्म मेकिंग कोई आसान पैशन नहीं है और हम ठहरे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, जहाँ प्यादे भी हम ही हैं, घोड़े भी हम ही हैं और सेनापति भी हम ही हैं। हम ज़ीरो बजट और कुछ ही रिसोर्सेज के साथ इमोशनली, फिजिकली और मेंटली सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे। आसान शब्दों में कहें तो हम खुद ही अपने पैरों पे हथौड़ा और कुल्हाड़ी दोनों ही मार रहे थे, पर हमें मज़े बहुत आ रहे थे। जैसा कि मनोज वाजपेयी ने कहा ही है, देखो जो काम आपके मन में है और आपको लगे कि अगर ये नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगा। तो पहले ही लॉकडाउन के बाद हमें ये तो समझ में आ गया था कि हम अपनी लाइफ की 2 प्रायोरिटीज, फैमिली और अपना पैशन, इन दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पापा के इंसिडेंट्स के बाद स्पेशली मुझे घर वालों के लिए और भी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल फील होने लगा था। हमें फाइनेंशियली तो उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता था और उसकी उन्हें कहीं ना कहीं ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि पापा ऑलरेडी इतना कुछ कर गए थे। मैं घर वालों से दूर रहकर वो सब भी स्टेक पर नहीं रख सकता था जो कि मेरे पास बचा हुआ था। और मुंबई हमारे लिए नहीं था। लाइफ में जो भी अब एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सपीरियंस करना था वो साथ में ही करना था। इसी को हमने अपना मंत्र भी बना लिया था और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से आज तक भी हम लोग साथ में ही हैं। हमारी पहली सिमिलर चॉइस ये थी कि जर्नलिज्म को नहीं चूज करना, क्योंकि एक कोर बिलीफ था कि अपनी आंखों से सच देखना और जीना है। सेकेंड लॉकडाउन में जहाँ सब कोई डरे हुए थे, अपने अपने घरों में थे, हम पता नहीं कहाँ कहाँ माइग्रेट कर रहे थे। कुछ पर्सनल रीजंस और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमें दिल्ली में स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करने में मजबूर कर दिया और इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी, कपड़ा और मकान ने मुझे फिर से कॉर्पोरेट मजदूरी की तरफ ढकेल दिया। पर जैसे कि डॉक्टर ने जवाब दे ही दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगे रहे और एज इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हम इक्विपमेंट्स में और टूल्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, अपने स्किल्स को लगातार इम्प्रूव कर रहे थे। और अच्छे इक्विपमेंट्स और टूल्स में इन्वेस्ट करने का एक बड़ा रीज़न ये भी था कि हम विदाउट डिपेंडेंसी और मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अच्छी वीडियोस क्रिएट कर पाएँ। इक्विपमेंट्स और टूल्स बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रोडक्शन वैल्यू भी बढ़ी और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आने लगा। इसी बीच हमने अपनी दूसरी और तीसरी फिक्शन फिल्म बेला अ गर्ल स्केर्ड ऑफ टाइम और द प्रोसेस भी बनाई। एक बात जो मुझे सालों जॉब करने के बाद और हर एक 10 तारीख को सैलरी मिलने के बाद समझ में आई कि सैलरी मिलना एक ऐसा नशा है जिसे छुड़ाने के लिए अभी तक तो कोई नशा मुक्ति केंद्र बना नहीं है। और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कल्चर आपको ये सिखाता है कि कैसे आप अपनी गलतियों को छुपा सकते हो, गुलाम बन सकते हो और अपनी गलतियों को अपने जूनियर्स पर बड़े ईजिली डाल सकते हो। और मेरी जैसे फैमिली बैकग्राउंड में हमेशा से ही हमें इस स्लेवरी और सैलरी के नशे के लिए ट्रेन किया जाता है। पर हम अकेले ही तो दुनिया नहीं सुधार सकते ना। और काफ़ी इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट सुनने से पहले ही हमें ये समझ तो आ गई थी। लाइफ की आइडियोलॉजीज़ या फिर हमारे पॉलिटिकल स्टैंड्स हमने काफ़ी क्लियरली समझ लिए थे। हम किसी भी एक आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करते थे, क्योंकि वाकई में कोई भी एक आइडियोलॉजी सही नहीं है। तो जहाँ से जो अच्छा मिले और जहाँ जो गलत हो
उसे लेना और बिना डरे बोलना, इस सच को हम काफ़ी अच्छे से समझ चुके थे और यही हमारा नेचर भी बन चुका था। हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे थे, आइडियोलॉजी समझ रहे थे, उसके साथ बढ़ रहे थे और शायद इसलिए भी हमने आज तक अपने व्लॉग्स में कोई भी एक टैगलाइन नहीं रखी या कोई भी एक ओपनिंग अभी तक हमने सिलेक्ट नहीं की है। खैर, सारा ज्ञान एक ही वीडियो में तो दे नहीं सकते, तो आगे बढ़ते हैं। हमें कहीं ना कहीं पता था कि मंजिल उस पार इम्परफेक्ट टेल्स के साथ ही है, पर YouTube का मिजाज समझते हुए हमें लगा कि उस बहाव में भी थोड़ा बहना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे YouTube और व्लॉगिंग की समझ थी और फ्री होने का एक ये भी फायदा था कि मैंने एटलीस्ट 100-200 यूट्यूबर्स के पेज को, कंटेंट को एनालाइज, रीएनालाइज सब कुछ कर लिया था। तो यहीं से शुरुआत हुई हमारे दूसरे चैनल पोलराइड कनेक्शन की भी। अरे रुको, अभी एक ट्विस्ट और आना बाकी है। अब टाइम था पोलराइड कनेक्शन को सोसाइटी और अपने घर वालों के सामने लाइव करने का। 7 साल लिव इन में रहना इस बात का एश्योरेंस बिल्कुल नहीं देता कि यही इंसान आपका लाइफ पार्टनर भी बने। हमने अपने सामने बहुत से कपल्स को बनते बिगड़ते भी देखा है, पर लाइफ में जो हमारा अप्रोच रहा, हमारा एक्सपीरियंस रहा और सही वक्त पर सही चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी, तो उसी वजह से मैं मानता हूँ ये सक्सेसफुल हो पाया है। मेरी फैमिली तो पूजा को काफ़ी सालों से जानती थी, बट उसके लिए, उसके पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये सब कुछ बहुत नया था। तो अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊँ, पूजा की फैमिली में लव मैरिज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था और इस ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज तो एक बहुत ही रिबेलियस स्टेप था। ये उसका पर्सपेक्टिव था और शुरुआत से कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बहुत डीप डाउन एक डर बना हुआ था, जो कि आज भी धीरे धीरे निकल रहा है। बट मुझे हमेशा से ही कॉन्फिडेंस था, पता नहीं जब तक पापा थे तब तक तो यही लगता था कि मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, पापा के ऑरा पर्सनैलिटी में आते ही सब लोग ही चेंज हो जाते हैं, तो उस चीज़ का कभी स्ट्रेस ही नहीं लिया। बट पापा के जाने के बाद भी, क्योंकि हमें अपने में इतना कॉन्फिडेंस था कि गलत कुछ कैसे हो सकता है और होगा भी तो उसको सही करना होगा, तो ऐसे ही रैंडमली एक दिन पूजा ने हिम्मत करके, जब टाइम भी आ चुका था, एक राइट टाइम भी आ चुका था, थोड़ी मैंने भी स्टेबिलिटी अपनी क्रिएट कर ली थी लाइफ में। पहली ही बार में बताने के बाद जो पूजा के पापा का रिएक्शन था वो काफ़ी ही पॉजिटिव और काफ़ी माइल्ड था। एक सिंपल से रोके के फंक्शन से लेकर एक सिंपल सी शादी के साथ हमें बहुत ही ऑफिशियली ब्लू टिक मिल गया, इंस्टाग्राम वाला नहीं, असली लाइफ वाला। और सच बताऊं तो शादी एक ऐसी फॉर्मेलिटी थी हम लोगों के लिए जिसे हम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते थे, बट इसी सब प्रोसेस के बीच में घर वालों की खुशी देखकर हम खुद भी एक फैमिली मैन बन गए। ये फीलिंग्स वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जो कि एक 7 साल की रिलेशनशिप के बाद एक पोल अपार्ट फैमिली के प्रेजेंस में इंटरकास्ट मैरिज को सुख और शांति से कर पाए। तो छुप छुप के व्लॉग्स बनाना, साथ रहना और घूमने जाना, अब इन सारे स्ट्रेस से हमें मुक्ति मिल गई थी। शादी ने हमें एक ऐसी फ्रीडम दे दी थी जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो सालों से लिव इन में रह रहे हों। तो क्योंकि अब ये मेजर चैलेंज हमारी ज़िंदगी से हट चुका था, कॉर्पोरेट मजदूरी मेरे गले का एक फंदा बन चुकी थी। एड एजेंसी में जॉब करना, एक झूठी लाइफ जीना, जो भी मैं क्रिएटिव काम करना चाहती हूँ वो ना कर पाना और जो मैं मन से लिखना चाहती हूँ वो ना लिख पाना मेरे लिए स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बन चुकी थी। पुरु के सपोर्ट और कॉन्फिडेंस के साथ आज हम ये डिसीजन ले पाए हैं। सोशल मीडिया में मैंने अक्सर कहा है कि पुरु हैज़ ब्रॉट कलर्स इनटू माय लाइफ, बट प्रोफेशनली भी उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाया है। कॉन्फिडेंटली अपने बातें रखने से लेकर सैलरी नेगोशिएट करने तक पुरु ने हमेशा मुझे एक पुश दिया। मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हूँ और इससे भी कई ज़्यादा थी, पर आज तक जो भी मैंने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हो, फिक्शन हो या फिर मेरी पोएट्रीज़, इन सभी में पुरु का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अब इतनी भूमिका बांधने के बाद और अपनी लाइफ की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने के बाद टाइम है उस अनाउंसमेंट का जिसका शायद कहीं ना कहीं हमें भी काफ़ी सालों से इंतज़ार था। अपने पैशन के लिए छोटे छोटे स्टेप्स तो हम काफ़ी सालों से ले रहे थे। अपने हर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के साथ, अपने दोनों चैनल्स के हर एक वीडियोस के साथ, अपने हर एक इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने के बाद, अपने इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स को ओवरकम करने के बाद, स्लेवरी की चेन्स को ब्रेक करने के बाद, नाउ फुल फोर्स से वी आर बैक इन द गेम। और मेरा हमेशा से ही मानना था किसी भी चीज़ का सक्सेसफुल होना इस चीज़ पर बहुत डिपेंड करता है कि उसकी शुरुआत सही टाइम पर और सही तरीके से हो। तो अब इसके बाद इससे बेहतर टाइम
और इससे बेहतर सर्कमस्टांसेस अपने पैशन पे काम करने के लिए नहीं हो सकता। और स्पेशली अगर इस वीडियो की बात करें तो ये इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप इमीडिएटली हमसे जुड़ें, इसे लाइक करें या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि ये इसलिए है ताकि हम मोटिवेटेड रहें और अपनी अब तक की जर्नी को, अपने सफ़र को वापस से याद करें। हम जानते हैं कि हमारा कंटेंट मासी नहीं है और इस सच को हम बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं, पर इस वीडियो हमारे एग्जिस्टिंग और आने वाले कंटेंट के जरिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम खुद से पूरी तरह ऑनेस्ट रह पाएं, जो कि अपने पैशन के लिए जीते हैं, हम उन तक पहुंच पाएं और हो सके तो उन लोगों को इंस्पायर भी कर पाएं।